पहला स्पेस डे आज 1 साल पहले चंद्रयान लैंड हुआ था। अगले साल स्पेस पर जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट। चांद पर जाने का भी प्लान। हरियाणा सीएम करनाल सीट छोड़ेंगे। पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजहें, 3 सीटों का विकल्प जिनमें लाडवा फेवरेट। सीएम चेहरा इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। आज जवाब देंगी एजेंसी। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की मोदी को चिट्ठी। रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर रोक लगाई। इसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर और मल्टीविटामिन भी शामिल। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष दिवस पर ट्वीट किया है। पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पहला अंतरिक्ष दिवस की बात सामने आई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष दिवस पर ट्वीट किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ कहने सुनता है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं, वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मैं दिल्ली के बुजुर्गों को एक वादा करना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में हो, वो आपके हक के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। जो उसी तरह से और उसी सीरीज में उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई थी। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से आपको ये वादा कर रही हूं कि चाहे हमें कितना भी लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे,
दिल्ली वालों के लड़ लड़ के काम करवाते रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर हमने ये पेंशन बुजुर्गों को दिलवाई है, उसी तरह से दिल्ली वालों के जो भी रुके हुए काम हैं तो केजरीवाल सरकार जरूर कराएगी। थैंक यू। देखिए, 2,500 रुपए की पेंशन होती है, उसमें से 2,200 रुपए 2200 दिल्ली सरकार देती है, 300 रुपए केंद्र सरकार देती है। लेकिन उस पेंशन की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि चाहे एक बहुत छोटा हिस्सा केंद्र सरकार से आ रहा है, लेकिन वो हिस्सा आए बिना वो पेंशन रिलीज नहीं हो सकती है, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसी वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार से उनका हिस्सा नहीं आया हुआ था, दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रुकी, 1 लाख लोगों की पेंशन उस वजह से रुकी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर कोलकाता में रेप मर्डर का मामले में सीबीआई से मुलाकात करेंगे डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर्स का एक ग्रुप करेगा मुलाकात और सीबीआई के सामने रखेगा अपना पक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मामले में सीबीआई से मुलाकात करेंगे डॉक्टर। यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखे जाने की बात सामने आई है। मामले में सीबीआई से मुलाकात करेंगे डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, कोलकाता में रेप मर्डर के मामले में अपना पक्ष रखे जाने की बात सामने आई है, सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखेंगे डॉक्टर, और पूरी जानकारी क्या है? कोलकाता के राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के तरफ से सीबीआई से कहा गया था कि वो लोग इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसके बाद सीबीआई ने जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट एसोसिएशन है उनको समय दिया था। आज उनको डॉक्टर्स के एसोसिएशन को और रेजिडेंट डॉक्टर्स के एक पूरा गुट सीबीआई से मिलना चाहता है, और मिलने के बाद उनको उन कोलकाता राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज के में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुई घटना के संबंध में इनके साथ पास जो इनपुट्स हैं वो एसोसिएशन उन इनपुट्स को साझा करना सीबीआई के साथ चाहता है। दूसरी बात है, सीबीआई को कुछ ऐसे एंगल्स बताना चाहता है जो एंगल्स राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष नहीं बता रहे हैं, उन चीजों को कुछ इनपुट देना चाहता है। इसके साथ ही साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का गुट है वो वहां पर जिन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई और उन तथ्यों से घटना से पहले जो वहां का माहौल हुआ करता था उन तमाम चीजों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन इन तमाम चीजों के फैक्ट के साथ सीबीआई के ऑफिस आज पहुंचेगा और सीबीआई को कुछ दस्तावेजों के साथ कुछ फैक्ट के साथ कुछ अपने बयान भी दर्ज कराएगा कि इस मामले में पहले और अब में क्या अंतर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मामले में सीबीआई से मुलाकात करेंगे डॉक्टर। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एम्स के बाद फोडा ने वापस दी हड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल। डॉक्टरों के संगठन फोडा ने हड़ताल वापसी का ऐलान किया और हम हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हड़ताल वापस ली गई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए। अखिलेश जी, अब फोडा के डॉक्टर्स ने भी अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। हालांकि कहा गया है कि जो न्याय के लिए जंग है वो लगातार जारी रहेगी। रेजिडेंट एसोसिएशन एम्स नई दिल्ली ने कल ही हड़ताल वापस ले ली थी और उसके बाद आज रात फिर फोडा की तरफ से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो अब अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता है, उसको न्याय दिलाने के लिए उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जिन मांगों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिन मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे थे, सुरक्षा विधेयक, हेल्थ वर्करों की मांग के लिए सबसे बड़ा मांग थी। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही साथ वहाँ के प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो, ये भी मांग की जा रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर मजबूत की जाए, ताकि आगे किसी डॉक्टर के साथ ऐसी अनहोनी की घटना न घटे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स एसोसिएशन से अपील की थी। डॉक्टर से कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो स्वतः अपनी हड़ताल को वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट उनकी जो मांगे हैं उनको ध्यान पर रखकर साथ ही साथ कोलकाता केस की घटना को लेकर वो कार्रवाई कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, टास्क फोर्स गठित कर दिया है। जो भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना है सरकार के खिलाफ, उन सबके खिलाफ वो करेंगे। तो शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टर्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इन लोगों ने अपनी हड़तालों को वापस लेने का फैसला किया है। अब एक एक करके लगातार फैसले, अभी लखनऊ की भी सूचना आ रही थी कि लखनऊ में भी केजीएमयू और एसपीजीआई ने वापस ले ली, दिल्ली में एम्स ने वापस ले ली, उसके बाद फोडा के अधीन जितने भी रेजिडेंट एसोसिएशन डॉक्टर्स जुड़े हैं उन्होंने सबसे वापस ले ली। तो भी ये देखना होगा कि अभी कुछ संगठन ऐसे हैं, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सभी आज तक अपनी हड़ताल को वापस ले लेंगे और पीड़ित परिवार और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स के लिए सुरक्षा विधेयक अधिनियम ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से इनकी मांग वो जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे साथ में, वहाँ की भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर फोडा की ओर से हड़ताल फिलहाल के लिए वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि हम न्याय के लिए जंग लगातार जारी रखेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है दिल्ली से। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ में करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह और नक्सलवाद पर चल रहे अभियान सफलता को लेकर बातचीत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये अहम खबर आपको हम बता दें, मीडिया से रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार अखिलेश जी, गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है और यहाँ पर बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अमित शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सफाया करने का अभियान जो चलाया जा रहा है, उस अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अब तक नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके डाटा के साथ अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां नक्सलियों को सफाया करने का काम छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, उन केंद्रीय एजेंसियों के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उसमें वहां से अपडेट लेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सकारात्मक दिशा में एक बात होगी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो आम जनता को बिना प्रभावित किए छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को सफाया कैसे किया जाए और इसमें प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाना है, केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही, केंद्रीय एजेंसियां उन पर कैसे उनके सफाई को लेकर काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज विस्तार से चर्चा होगी और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में करीब 4:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से भी रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नक्सलवाद पर चल रहे अभियान सफलता को लेकर बात। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस उम्मीदवार अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को घोषित किया उम्मीदवार। भारतीय मूल की कमला हैरिस उम्मीदवार बनी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके पहले भी चर्चा में आई थी कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और भारतीय मूल की है वो। दिल्ली से बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय मूल की है कमला हैरिस और अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार।
अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस उम्मीदवार बनी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, इसके पहले भी काफी चर्चा में रही और अब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी दावेदार और ताकतवर उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से कमला हैरिस का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है और उनको पार्टी का आधिकारिक कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक कैंडिडेट के तौर पर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से अब चुनावी मैदान में कमला हैरिस पूरी तरह से उतर चुकी हैं। हालांकि अभी वो जो बाइडेन अमेरिकी के राष्ट्रपति उस सरकार में वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार देख रही थी, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस की कड़ी टक्कर होगी। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आधिकारिक कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ठीक है अखिलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुनाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सर, गोरखपुर से एक महिला आरक्षण गलत इन्फॉर्मेशन देकर के पैसा ले रही थी। अभी तक जो दी गई है वो पूरी तरीके से कराई जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सबसे बड़ा चैलेंज सर, गोरखपुर से एक महिला ठगी कर रखी थी सर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर के पैसा ले रही थी। अभी तक जो भी सूचनाएं मिली हैं प्रारंभिक जांच पड़ताल से, वो लोगों को मूर्ख बना के बेवकूफ़ बना के पैसे लेने की शिकायतें हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति, मैंने अभी सुबह भी बताया था, विभाग का, विभाग के बाहर का, किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का, अगर वो इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, गलत गतिविधियों में लिप्त है, तो उनके विरुद्ध हम लोग FIR भी करा चुके हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सर, टेलीग्राम पर चैनल बने हुए हैं जहां पर प्रश्न पत्र वायरल किए जा रहे हैं, QR कोड भेजकर बाकायदा रकम मंगाई जा रही है। इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जो नया कानून है हमारा पास हुआ है उसके तहत जो कठोर दंड का प्राविधान है उसके तहत ही कार्रवाई आगे भी की जाएगी। और मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि इस तरह की भ्रामक खबरों पे न जाएं और न तो कुछ लोग कैजुअली भी उस चीज़ों को रीट्वीट वगैरह कर रहे हैं, ये उनके लिए उनके हित में नहीं है। और लगातार हमारी सभी एजेंसियां जो हैं उस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे यासर शाह, उन्होंने भी कुछ रीट्वीट किया है, वो सूचना कैसी, उनको भी आरोपी बनाया, नाम उनका भी है सर। जो भी व्यक्ति या संस्थान, मैंने पहले बताया, विभाग के अंदर का, विभाग के बाहर का, जो भी व्यक्ति गलत सूचना देके भोली भाले जो अभ्यर्थियों को बरगला रहा है या किसी तरीके से पैसे लेने का प्रयास कर रहा है, और सब पे कार्रवाई हो। ठीक है सर। लो शुभम। प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है और SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर पर लिखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुरानी व्यवस्था बहाल हो, केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं। मायावती ने इसे अति दुखद व चिंताजनक बताया है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मामले में माया का बयान सामने आया है, केंद्र सरकार ने अभी ठोस कदम नहीं उठाया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मायावती ने इसे अति दुखद व चिंताजनक बताया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मामले में मायावती का बयान सामने आया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, केंद्र सरकार ने अब तक नहीं उठाया कोई ठोस कदम। मायावती की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, PSP अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण व क्रीमी लेयर पर अहम जानकारी लिखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुरानी व्यवस्था बहाल हो। बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मामले को लेकर बड़ी जानकारी। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। मायावती का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुरानी व्यवस्था बहाल हो। केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं की बात सामने आई। सीतापुर से अगली खबर है। जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था नहीं सुधर रही। जिला अस्पताल के हालात वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई सुधार न होने की बात सामने आई है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिला अस्पताल के हालात नहीं सुधर रहे हैं और बीती रात एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मरीज आइसोलेशन वार्ड में अंधेरे में तड़प रहा, जिसका वीडियो उसका भाई ही बना रहा है। अस्पताल की अव्यवस्थाएं बयान कर रहा ये वीडियो। जिला अस्पताल का 3 दिनों में ये तीसरा वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल के जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल के जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर के जिला अस्पताल का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो में मरीज आइसोलेशन वार्ड में अंधेरे में तड़प रहा। ये देखिए मेरी भाई बना रहा है। मोबाइल की लाइट जला रहे हैं। ये देखिए इसमें कोई लाइट भी नहीं है। इसमें कोई लाइट नहीं है। ये देखिए मेरी अपने मोबाइल की लाइट जला रहे हैं। ये देखिए सब तड़प रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई पड़ा हुआ है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ जिला सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है।
यहाँ का ये हाल है, ना कोई लाइट है ना कुछ नहीं है इस कमरे में। ये देखिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बदायूं से बताते हैं। इस बीच बदायूं से बड़ी जानकारी। डीएम एसएसपी वाईएसपी सिटी का जिले में निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निरीक्षण की बात सामने आई है। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। बदायूं से बड़ी जानकारी। डीएम एसएसपी वाईएसपी सिटी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस भर्ती के चलते ये बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र केंद्रों तक भिजवाई। अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम एसएसपी वाईएसपी सिटी ने निरीक्षण किया है। स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र केंद्रों तक भिजवाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कंट्रोल रूम से निगरानी कर व्यवस्था भी देखी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी कर व्यवस्था भी देखी। बदायूं से खबर। डीएम एसएसपी वाईएसपी सिटी का जिले में निरीक्षण। अहम खबर आपको बता दें। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई। और अगली खबर आपको भिंड से बताते हैं। इस बीच भिंड से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसडीआरएफ के 2 जवान, एक ग्रामीण की मौत का पूरा मामला। भिंड से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बोट पलटने हुई थी 2 जवानों और एक ग्रामीण की मौत। अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहां बोट पलटने से 2 जवानों और एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। बड़ी खबर भिंड से आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात भी सामने आई है। तो मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि। भिंड से खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डूब रहे ग्रामीणों को बचाने उतरी थी एसडीआरएफ की टीम। टीम के 3 सदस्य एक गोताखोर से भरी बोट पलट गई थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्रामीण के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से घोषणा की गई। डूब रहे ग्रामीणों को बचाने उतरी थी एसडीआरएफ की टीम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टीम के 3 सदस्य एक गोताखोर से भरी बोट पलट गई थी। भिंड से बड़ी जानकारी। भिंड से खबर एसडीआरएफ के 2 जवान और एक ग्रामीण की मौत का पूरा मामला। बोट पलटने से 2 जवानों और एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीण के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की। डूब रहे ग्रामीणों को बचाने उतरी थी एसडीआरएफ की टीम। यह हम खबर आपको हम बता दें। टीम के 3 सदस्य एक गोताखोर से भरी बोट पलट गई थी। कचौंगरा गांव में पूरी घटना हुई थी। देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। भिंड से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसडीआरएफ के 2 जवान एक ग्रामीण की मौत का मामला। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का खुद निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की अग्नि परीक्षा और आज पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज परीक्षा का पहला दिन। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण कर जायजा लिया है और डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गोमती नगर के विनयखंड 4 स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। 5 तिथियों को मिला के लगभग 48 लाख से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस परीक्षा में, तथा इसमें अन्य प्रदेशों के भी लोग हैं। 6 लाख से अधिक महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो रही हैं और हम लोग पूरी तरीके से परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेल विभाग के साथ भी संपर्क करके ऐसे जनपदों में जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, विशेष ट्रेनों की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि ये परीक्षा दोबारा हो रही है, इसलिए जो लोग भी अपने एडमिट कार्ड के साथ चल रहे हैं उनको राज्य जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसमें चलना फ्री है और उनको एडमिट कार्ड के सहारे ही आने जाने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, रहने इत्यादि के लिए उनके खाने पीने की और आसपास जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी स्थानीय थानों को दी गई है वो पूरी तरीके से कराई जा रही है
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सबसे बड़ा चैलेंज तो डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, पूरे- जहां पर साफ तौर से उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। लखनऊ से खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा का जायजा लिया है। गोमती नगर के विनयखंड 4 स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। डीजीपी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। गोमती नगर के विनयखंड 4 स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा में बनाए गए 27 परीक्षा केंद्र 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त तक परीक्षा होगी और प्रतिपाली में 11,760 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक दिन 2 पालियों में कराई जाएगी परीक्षा। आगरा में बनाए गए 27 परीक्षा केंद्र पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा में करीब 11,07,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हर दिन 2 पालियों में होगी परीक्षा। आगरा में बनाए गए 27 परीक्षा केंद्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक होगी। तो हर दिन 2 पालियों में कराई जाएगी परीक्षा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आगरा में बनाए गए 27 परीक्षा केंद्र और पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें,
जिला गुरदासपुर के सीमावर्ती थाना डेरा बाबा नानक के अंतर्गत आने वाले थाना चौकी धर्मकोट रंधावा के विक्की हार्डवेयर स्टोर पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। विक्की हार्डवेयर दुकान के मालिक ने बताया कि शाम करीब 6 बजे 2 अज्ञात बाइक सवार गोली मारकर फरार हो गए थे। गोली दुकान की दीवार पर लगी और बड़ी जनहानि होने से बच गई। इस दुकान पर पहले भी 2 बार गोलीबारी हो चुकी है और अपराधी सलाखों के पीछे है। गाँव वाले और व्यापारियों ने हमलावरों का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया और उन पर करीब 3 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन वो भागने में सफल रहे। मामले में थाना धर्मकोट रंधावा में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर थाना डेरा बाबा नानक के SHO पुलिस के साथ आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालने में जुटे हैं और उनका कहना है कि जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ਕੀ ਫਰੋਤੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਪੈਸੇ ਰਿਹਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ 2023 ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। पंजाब पुलिस के द्वारा बटाला में एक नई पहल की गई है। बटाला के सामुदायिक हाल में पुलिस और जनता के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बटाला पुलिस के नवनियुक्त SSP सुहेल कासिमीर और उनकी पूरी टीम सामने बैठी। बटाला शहर के लोगों की समस्याओं को लेकर SSP बटाला ने कहा कि आज किए गए प्रयास पुलिस जिला बटाला के विभिन्न कस्बों में भी किए जाएंगे। SSP ने कहा कि बटाला के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी शिकायतें मिली हैं उन पर काम जरूर किया जाएगा। झारखंड ATS ने आज केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के हिसाब से झारखंड आतंक विरोधी टीम के साथ एक रांची, लोहरदगा और हजारीबाग के 16 ठिकानों पर छापेमारी कर 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम दिल्ली से रांची पहुंची थी। छापेमारी के दौरान ATS ने लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इशू है और अभियान चूंकि जारी है, इसलिए इससे ज्यादा और अभी जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। मैंने जैसे कहा कि देखिए लोकेशंस 16 है जिन जगहों पर छापामारी चल रही है। इसके अलावा भी और लोकेशंस हैं जिन पर ये अभियान चल रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो अभियान है उसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए और अन्य जो हमारी जो अभियान में कोई ये नहीं हो, इसलिए आगे की जो है डिटेल्स आपको जो है अभियान के पश्चात हम लोग निश्चित रूप से पूरे उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। टोटल कितने लोग? अगली खबर है रांची से, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भाजपा की जन आक्रोश रैली से डर चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। यह अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठा है और एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन से न झारखंड संभल रहा है न पार्टी संभल रही है। चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसी गीदड़ भभके से डरने वाले नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता भी लड़ेगा। झारखंड को दिए बलात्कार 7,115, अपहरण 6,937, दंगे 8,592, लूट 2,721, डकैती 485,
संज्ञेय अपराध 2,73,261। पूरे झारखंड को लूट खंड में बदल दिया। बजरी लुट रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है। लेकिन अपराधी नहीं रुक रहे, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, वो खुल के खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने सीकरी लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिसको लेकर हाईकोर्ट के द्वारा 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सांसद राजकुमार चाहर को नोटिस जारी करते हुए उनसे याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का लिखित जवाब मांगा है। हाईकोर्ट द्वारा फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव की सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने सीकरी लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने सांसद राजकुमार चाहर को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे याचिकाकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों का लिखित जवाब भी मांगा गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी आगरा का चुनाव हमको धांधली करके हराया गया है। जब चुनाव हारे तो पूरे क्षेत्र की जनता में शोक की लहर दौड़ गई थी। आप निराश हताश थे। आप चिंता न करें, न्याय पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 जुलाई को मैंने पटिशन दायर कर दी थी, जो 20 जुलाई को स्वीकार कर ली गई है। अभी 20 अगस्त को सुनवाई थी, जिसमें न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिए हैं, इन सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है हम सबको न्याय मिलेगा। धांधली करके क्षेत्र की जनता की भावनाओं की हत्या कर दी गई है। इस धांधली में भाग लेने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी धांधली में भाग लेना नहीं चाहिए। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर सेक्टर 52 गुरुग्राम के पास एक बोरे में किसी शव के होने के संबंध में सूचना पाकर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर बोरे में एक महिला का शव मिला। शव की पहचान शेफाली सरकार निवासी गांव दुर्गापुर जिला मालदा के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतका आरोपी की पत्नी थी। आरोपी शराब पीने का आदी है, जिस कारण आरोपी तथा उसकी पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, जिससे परेशान होकर आरोपी की पत्नी आरोपी को छोड़कर जाने की बात करती थी। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों